हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं एसएसटी का प्रिपरेशन कराऊंगी, चैप्टर वाइज डिटेल पढ़ाऊंगी, देन उसका 50 क्वेश्चंस जो पॉसिबिलिटीज़ हैं पूछे जाने के। ठीक है, तो आप दोनों पहले देख लीजिएगा डिटेल वीडियो, मैंने स्टोरी की तरह समझाया है और यहाँ मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रही हूँ। लेट्स बिगिन विद द बेसिक फोकस कंटेंट। तो इन सब चीज़ों पे मैंने स्टार्ट किया है, मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करती हूँ। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? प्रमुख नगर देखिए, इसमें से कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, जो है तो मैं मानती हूँ मोहनजोदाड़ो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो का प्रसिद्ध महान स्नानागार किससे संबंधित है? तो धार्मिक अनुष्ठानिक उपयोग, मतलब धार्मिक कामों के लिए यूज़ होता था। सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, मतलब लिपि के बारे में क्या बोला गया था, एग्जैक्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि अभी तक निश्चित रूप से पढ़ी नहीं जा सकी थी। लोथल किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? लोथल के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, लोथल गोदी, डॉकयार्ड, बंदरगाह। नेक्स्ट, वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? सभा और समिति, तो जन राजनीतिक संस्थाएं, सभा कहाँ लगती है? तो राजनीतिक संस्थाओं के लिए लगती होगी। ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की मिलती है? ऋग्वेद में बात हो रही है तो इंद्रदेव की। ऋग्वेद याद रखिएगा, ऋग इंद्र थोड़ा साउंड सिमिलर कर रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो हम लोग ऋग्वेद से शुरुआत करते हैं, है ना। उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? उत्तर वैदिक काल में तो लोहा को श्याम कृष्ण आयस, मतलब थोड़ा सा जो डार्कन कलर का है, डार्क कलर का, इसलिए लोहा श्याम कृष्ण आयस। महाजनपद की संख्या कितनी थी? हम सबको लर्न हो जाना चाहिए, 16 महाजनपद हैं। मगध के उत्थान का प्रमुख कारण क्या है? उत्थान का तो याद है कि वहाँ पे लोहा के गंगा नदी के किनारे थे, हाथियों का यूज़ था, बहुत ऑनेस्ट वहाँ के शासक थे, तो उपजाऊ भूमि और लौ संसाधन, इन जनरल समझने की कोशिश कीजिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह, मगध राजगृह, ऐसे ही याद कीजिएगा। बौद्धिक धर्म के संस्थापक कौन माने जाते थे? बौद्ध धर्म के कौन हम लोग बोलते? बौद्ध, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? 4 आर्य किससे संबंधित है? तो दुख और उनके निरोध से। गौतम बुद्ध ने दुख के बारे में, दुख का कारण ही जीवन को कहा है ना, तो दुख और उसके निरोध के मार्ग से। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो तीर्थंकर सबसे लास्ट वाले कौन थे? तो खुद महावीर। महावीर का जन्म किस गणराज्य से संबंधित माना जाता है? तो वंजी लिच्छवी क्षेत्र, वंजी हम लोग बोलते हैं, महावीर का जन्म क्षेत्र था, गणराज्य। जैन धर्म के लिए त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। देखिए, जैन धर्म का याद रखिएगा, त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। ज्ञान चरित्र भी याद रखिएगा तो सम्यक याद आ जाएगा। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? मौर्य समाज का क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, तो आंसर अपने आप में क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? याद है, मेगास्थनीज की बात कर रहे थे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो वहाँ मेगास्थनीज आया था। डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? अर्थशास्त्र के कौटिल्य। अशोक युद्ध किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर अधिक प्रवृत्त हुए? अशोक की बात हो रही है, तो किस युद्ध? कलिंग युद्ध। कलिंग अशोक किस युद्ध? तो अशोक से याद रखिएगा, कलिंग युद्ध। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के तो ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। सारनाथ का सिंह शीर्ष किस शासक से संबंधित है? सिर से बोला गया था ना कि सारनाथ का सिंह शीर्ष अशोक शासक से रिलेटेड है। मौर्य प्रशासन में धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? नैतिक सामाजिक आचरण को बढ़ावा देना, मौर्य प्रशासन में।
सातवाहन वंश का प्रमुख क्षेत्र किससे जुड़ा था? सातवाहन का प्रमुख क्षेत्र दक्कन से। सातवाहन दक्कन। कुषाण शासक कनिष्क किस बौद्ध परंपरा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? कुषाण शासक का महायान। कुषाण शासक से बात आएगी तो महायान, कुषाण शासक महायान। देखिए मैं रिपीटेटिवली इतनी बार पढ़ दे रही हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ सेटल डाउन हो जाए। गांधार कला पर किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो यूनानी रोमन। गांधार कला की बात हो तो हम बात करेंगे यूनानी रोमन की। मथुरा कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो भारतीय परंपराओं पर आधारित मूर्ति कला। भारतीय मथुरा से हम लोग जानेंगे भारतीय परंपराओं पर आधारित मूर्ति कला। संगम साहित्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? संगम साहित्य तो तमिल क्षेत्र से। संगम साहित्य तमिल क्षेत्र से संबंधित है। संगम साहित्य तमिल क्षेत्र से संबंधित है। प्राचीन भारत में रेशम मार्ग किस से संबंधित है? रेशम मार्ग मतलब दूरस्थ व्यापारिक संपर्क। रेशम की खेती करते हैं ना, रेशम की खेती, उसका आयात निर्यात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का प्रमुख संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का बात हो रहा है तो गुप्त वंश का श्रीगुप्त को प्रमुख संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन हमें प्रयाग परिस्थिति से मिलता है। प्रयाग परिस्थिति से मिलता है। समुद्रगुप्त प्रयाग परिस्थिति। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपनाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो चीनी यात्री मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य में, ठीक है, और यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय में आया है जो कि हम अभी क्या पढ़े, विक्रमादित्य के नाम से। आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? आर्यभट्ट गणित और खगोल विज्ञान में। आर्यभट्ट गणित और खगोल विज्ञान में। चरक किस क्षेत्र से संबंधित थे? चरक चिकित्सा याद रहेगा। सुश्रुत किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? सुश्रुत शल्य चिकित्सा। चरक, सुश्रुत ये सब चिकित्सा से रिलेटेड हैं। नालंदा प्राचीन भारत में के लिए प्रसिद्ध है? नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध था? उच्च शिक्षा केंद्र के लिए। ये तो हम लोग आज भी जानते हैं, बहुत लोग गए भी होंगे। अजंता की गुफाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध कला और चित्रकला के लिए अजंता की गुफाएं। डिटेल भी मैंने वन लाइनर लिख रखा है, आप देख लीजिएगा। एलोरा की विशेषता क्या है? एलोरा की बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं। एलोरा की विशेषता क्या है? एलोरा गुफा बोलते हैं ना, तो बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं के बारे में वहाँ पे बहुत सारी बातें की गई है, डिटेल्स है वहाँ पे। स्तूप का मूल उद्देश्य मुख्यतः क्या है? स्तूप का मूल उद्देश्य क्या है? बौद्ध अवशेषों स्मृति से जुड़ा धार्मिक स्मारक। मतलब बौद्ध अवशेषों मतलब बौद्ध का वहाँ पे एक तरह से सारा, जब उनके जाने के बाद वहाँ हम देख के पता कर सकते हैं कि वो पूरा वहाँ पे बौद्ध के बारे में रिलेटेड सारा कुछ है वहाँ। प्राचीन भारत इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? प्राचीन अभिलेख से ही तो बहुत जानकारी मिलती है ना, वे समकालीन लिखित प्रमाण देते हैं। तो आंसर से आपको क्लियर हो रहा होगा। पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथ इतिहास के किस क्षेत्र या किस प्रकार के स्रोत हैं? तो साहित्यिक। देखिए पुराण है ना लिखा हुआ तो क्लियर हो जाएगा। ग्रंथ है, पुराण है, इनसे आपको पता चलेगा कि ये सब साहित्यिक स्रोत हैं। प्राचीन भारत में सिक्कों का अध्ययन किस प्रकार के स्रोत के रूप में किया जाता था? तो मुद्रा शास्त्रीय स्रोत। ये तो क्लियर ही है, मुद्रा शास्त्रीय। मुद्रा मतलब सिक्का, पैसा। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के विकास से किसका संबंधित सबसे अधिक है? कृषि, अधिशेष और व्यापार। भारतीय उपमहाद्वीप में शुरुआत तो कृषि से हुई थी। मौर्य काल के बाद भारत में अनेक क्षेत्रीय राज्यों के विकास का एक परिणाम क्या था? मौर्य काल के बाद पूछा जा रहा है तो क्या था? क्षेत्रीय व्यापार और सांस्कृतिक विविधता का विस्तार, क्योंकि उसके बाद से बहुत सारे कल्चरल सिविलाइजेशन, कल्चर के बारे में स्प्रेड होने लगा था नॉलेज। प्राचीन भारत में धर्म की अवधारणा को समझाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है?
अधिक उपयुक्त की बात हो रही है, मतलब प्राचीन भारत में धर्म को कैसे बढ़ावा दिया गया था या कैसे बताया गया था। समय और संदर्भ के अनुसार अर्थों को समझना। प्राचीन भारत में धर्म की अवधारणा को समझाने के लिए कौन सा दृष्टि, समय और संदर्भ के, ये तो थोड़ा सा सिचुएशनल क्वेश्चन है तो आप आंसर समझ ही जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास में पुरातत्व का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था। पुरातत्व का मतलब भौतिक अवशेषों से ही हमें पता चलता है, भौतिक अवशेषों के आधार पर अतीत को समझना, कि उसको देख के समझना कि वो क्या है। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्विक रिवीजन में क्या है,